हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS कीड़ा। तो आज इस वीडियो में हम लोग एम लक्ष्मीकांत चैप्टर 7 फंडामेंटल राइट्स के कुछ MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स पर एक और सेट MCQs हमने डिस्कस किया था लास्ट प्रीवियस डेज में, और आज हम उसी फंडामेंटल राइट्स चैप्टर का सेकेंड पार्ट से रिलेटेड जो MCQs है उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने MCQs अटेम्प्ट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे पहले अटेम्प्ट कर लें फिर डिस्कशन देखें, तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? राइट्स आर क्लेम ऑफ द स्टेट अगेंस्ट सिटीजन्स, राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ अ स्टेट, राइट्स आर क्लेम ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ अ फ्यू सिटीजन्स अगेंस्ट द मेनी। देखिए, ये डायरेक्टली स्टेटमेंट आपको बुक में नहीं मिलेगा और ये हमें इसको यहीं पर सॉल्व करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और ये UPSC का वन ऑफ द PYQ है। तो देखिए, राइट्स क्या होता है? राइट्स किसको दिया जाता है? राइट्स दिया जाता है सिटीजन्स को या फिर पीपल को, ठीक है। अब किसके अगेंस्ट? स्टेट के अगेंस्ट। अगर आपका कोई भी राइट वायलेट होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं कि देखो गवर्नमेंट ने हमारे साथ ऐसा किया है, गवर्नमेंट ने हमारे साथ वैसा किया है, ठीक है। तो जो राइट्स है दे आर फॉर पीपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, देखिए यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो दो वर्ड यूज हुए हैं, क्लेम और प्रिविलेज, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इन्हीं दो वर्ड्स का डिक्शनरी मीनिंग एक बार देख लेते हैं, तो जिससे मोर क्लैरिटी आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो क्लेम क्या है? क्लेम इज़ अ डिमांड ऑफ ओनरशिप मेड फॉर समथिंग, ठीक है। ये क्लेम एक तरह से ओनरशिप है, ठीक है। और प्रिविलेजेस क्या है? इट इज़ अ पिक्यूलियर बेनिफिट, एडवांटेज और फेवर है, एक तरह का ये फेवर है, ठीक है। तो राइट क्या है? तो राइट एक तरह का ओनरशिप है, ठीक है। आप स्टेट से, आप स्टेट पर आपका कुछ अधिकार है, आप स्टेट से कुछ मतलब आप मांग रहे हैं, मतलब दैट इज़ योर ओन, ठीक है। स्टेट आपको फेवर नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राइट टू इक्वालिटी है इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि स्टेट आपको फेवर कर रही है, मतलब आपको इक्वालिटी दे करके, ऐसा नहीं है। ये आपका क्लेम है, ठीक है। ये आपका एक तरह से ओनरशिप है, नहीं आप मांग सकते हैं। तो जो प्रिविलेजेस है, राइट प्रिविलेज है ही नहीं। अगर आप पूरा स्टेटमेंट पढ़िएगा तो राइट आर क्लेम ऑफ द स्टेट, नहीं ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, तो ये तो गलत है। प्रिविलेजेस जो है, तो अभी मैंने देखा कि प्रिविलेजेस इज ए काइंड ऑफ फेवर, तो फेवर, राइट तो फेवर है नहीं। फिर थर्ड स्टेटमेंट देखिए, राइट आर क्लेम ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आर प्रिविलेज ऑफ फ्यू सिटीजन, नहीं, फ्यू सिटीजन का तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि बस कुछ ही लोग राइट्स इंजॉय करते हैं, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इन जनरल जो राइट देता है, जो राइट होता है वो सभी के लिए होता है। और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, राइट आर क्लेम ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन, नहीं, ये तो डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिविलेज तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड देखिए, द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट। तो अब हमारे पास जैसे जो आर्टिकल 32 है उसमें काफ़ी सारे रिट्स दिए हुए हैं, तो उसमें से एक जो रिट है वो है प्रोहिबिशन का। चलिए देखते हैं पहले प्रोहिबिशन का रिट है क्या। सो प्रोहिबिशन इट लिटरली मीन्स टू फॉरबिड। इट इज़ इशूड बाय हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट द लैटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स jurisdiction or usurping a jurisdiction that is does not possess. The writ of prohibition can be used only against judicial and quasi-judicial authorities. ठीक है, it is not available against administrative authorities, legislative bodies and private individual or bodies. बेसिकली होता क्या है, एक हायर कोर्ट है, एक लोअर कोर्ट है। लेट से एक हाई कोर्ट है और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपना जुरिस्डिक्शन एक्सीड कर दिया, मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो है वो मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट, सॉरी डेथ पेनल्टी देने का वो नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दे दिया तो हाई कोर्ट उसे मना कर सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है कि नहीं तुम नहीं दे सकते। और साथ ही साथ जो प्रोहिबिशन है वो सिर्फ जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के लिए ही है, ठीक है। ये किसी एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के लिए नहीं है। साथ ही साथ प्राइवेट इंडिविजुअल, जैसे हम हो गए, आप जैसे लोग हैं जो कि कोई गवर्नमेंट पोजीशन पर नहीं है, ठीक है, मतलब बेसिकली आम जनता, उसके अगेंस्ट प्रोहिबिशन नहीं आ सकता है।
तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, टू प्रिवेंट एन इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन और एक्टिंग कॉन्ट्ररी टू द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड देखते हैं, टू एन इंफीरियर कोर्ट और बॉडी एक्सरसाइजिंग जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल फंक्शन टू ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ठीक है, टू रिकॉर्ड टू प्रोसीडिंग इन अ केस फॉर इट्स रिव्यू, नहीं ट्रांसफर नहीं कर सकता है, सिर्फ प्रोहिबिट कर सकता है। थर्ड स्टेटमेंट, वेयर इट कैन कॉल अपॉन अ पर्सन टू सू अंडर व्हाट अथॉरिटी, नहीं ये भी नहीं है। टू एन अथॉरिटी टू प्रोड्यूस एन इलीगली डिटेन पर्सन, ये तो आपका हो गया हैवियस कॉर्पस हो गया, फोर्थ स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्विजन्ड एज बीइंग पार्ट ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो आर्टिकल बेसिकली 23(1) और 24 में वो मेंशन्ड है। तो 23(1) वो ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड बेगर को प्रोहिबिट करता है और सिमिलरली फोर्स्ड लेबर को भी प्रोहिबिट करता है। और जो आर्टिकल 24 है वो ये बोलता है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री ऑफ माइन और इंगेज्ड इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली जो भी 14 साल के बच्चे हैं उनको हजार्डस एम्प्लॉयमेंट हम लोग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये दो आते हैं आपके राइट अंडर एक्सप्लॉयटेशन में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा, तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, नहीं, ये आर्टिकल 17 है। थर्ड स्टेटमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, नहीं, माइनॉरिटी से ये डील नहीं करता है। फोर्थ स्टेटमेंट, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, नहीं, ये बिल्कुल सही है, 1 and 4 आर करेक्ट। यहाँ इसका आंसर बी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, in India, the right to freedom of speech and expression, that is 19(1)(a), is restricted on the ground of first option sovereignty and integrity of India, contempt of court, friendly relation with foreign states, protection of minorities, ठीक है। इसमें से हमें ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो जो रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया इज़ नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड इन नेचर। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जब आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आप कुछ भी बोल दीजिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिखता है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में। देखते हैं अब वो सारे रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं। तो आर्टिकल 19(2) ये बोलता है कि नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1, बेसिकली 19(1)(a) के बारे में बोल रहा है, shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law insofar as such a law imposes reasonable restriction on the exercise of the right conferred by the state subclause in the interest of sovereignty and integrity of India, security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation और incitement to an offense। तो ये सारे restrictions हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आप कुछ भी बोल दें, जैसे अगर जो कि सोवेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को इम्पैक्ट करे, उससे सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करे, और भी जो चीज़ से मेंशन्ड है, तो इससे क्या हो सकता है कि मतलब गवर्नमेंट लॉ बना सकती है जिससे कि आपको पनिशमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ बनाया है, ठीक है, जैसे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप मतलब ऐसा नहीं है कि जो कोर्ट ने आपको कुछ ऑर्डर दिया, आपने उसका पालन नहीं किया, ठीक है, तो यू कैन बी जेल्ड फॉर इट। सिमिलरली इन केस ऑफ डिफेमेशन, आपने देखा होगा, हाँ, डिफेमेशन केस चलते रहते हैं। इस एक्टर ने उसके अगेंस्ट 1 करोड़ का डिफेमेशन सूट फाइल कर दिया, एक पॉलिटिशियन ने दूसरे पॉलिटिशियन के अगेंस्ट 100 करोड़ का डिफेमेशन सूट फाइल कर दिया। तो ये डिफेमेशन भी आता है, ये आपका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से फर्स्ट सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ ये नहीं है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो मैं तो ये बोलूँगा कि ये जो टर्म्स हैं आप उसे बार बार देखते रहें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किस किस केस में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ही डिफ़ाइन किए हैं। साथ ही साथ अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से अगर कोई क्वेश्चन आता है मेंस में, तो आप उसे इस आर्टिकल को कोट करके आप उस पर एक अपना ओपिनियन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मार्शल लॉ इज आर करेक्ट।
First, Constitution has laid provisions under which martial law can be imposed in the country or any part of it. The Supreme Court held that declaration of martial law does not automatically result in suspension of writ of habeas corpus. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में मार्शल लॉ का जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 34 में दिया हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल 34 बेसिकली डील्स विथ, इसमें तो नहीं है, हाँ, आर्टिकल 34 डील्स विथ मार्शल लॉ, ठीक है। और मार्शल लॉ बेसिकली क्या होता है कि मिलिट्री रूल होता है। अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ लग गया तो जो मिलिट्री है, जो आर्मी है, उसको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। सारा जो आपका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिसिंग हो गया, तो ये सारा जो है वो मिलिट्री ही कंट्रोल करेगी, ठीक है। और इसका एक ये बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता है कि व्हाट इज़ मार्शल लॉ, ठीक है। कोई प्रोविज़न ही नहीं है इसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के पास कोई प्रोविज़न नहीं है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस मार्शल लॉ कैन बी इम्पोज्ड। हाँ, इमरजेंसी के लिए है, बट इमरजेंसी इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू मार्शल लॉ, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। और सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने ने कहा है कि अगर कहीं मार्शल लॉ डिक्लेयर किया जाए तो वहाँ पर जो रिट है हैबियस कॉर्पस का, हैबियस कॉर्पस बेसिकली होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब कि अगर कोई भी पर्सन इलीगली अगर कोई डिटेन करता है, या गवर्नमेंट अथॉरिटी या पुलिस या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल, तो कोर्ट उसको ऑर्डर दे सकती है कि तुम उस पर्सन को मेरे सामने जल्दी से जल्दी पेश करो। तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the writ issued by Court of India, consider the following statements. Mandamus will not lie. बेसिकली मैंडमस के बारे में है और क्यू वारंटो के बारे में है, ठीक है। तो अगर हम बात करें मैंडमस की, तो मैंडमस क्या है कि इट लिटरली मीन्स वी कमांड। It is a command issued by the court to a public office asking him to perform his official duty that he has failed or refused to perform. It can also be issued against a public body, corporation, a inferior court, a tribunal or government for the same purpose. Basically, court command कर सकती है either administrative और inferior और judicial authority को कि तुम अपना काम सही से करो, ठीक है। और साथ ही साथ ये कि writ of mandamus cannot be issued against a private individual to enforce a departmental instruction that does not possess a statutory force। मतलब कि ऐसा कोई डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन है जिसका कोई मतलब किसी लॉ से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको फोर्स करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए मैंडमस इशू नहीं हो सकता है। when the duty is discretionary to enforce a contractual obligation against the president of India, president of India के भी अगेंस्ट नहीं हो सकता है, against the chief justice of high court acting in judicial capacity, उनके अगेंस्ट भी नहीं हो सकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इस साल का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, यूपीएससी प्री 2022। मैंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद पब्लिक ड्यूटी। बिल्कुल सही है। अगर पब्लिक ड्यूटी, अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और उसे किसी पब्लिक ड्यूटी को मतलब इन्फोर्स करने के लिए अगर उसको बोला गया है, तो कोर्ट उसे बोल सकती है कि तुम अपना काम करो, ठीक है, उसको कमांड दे सकती है। सेकेंड स्टेटमेंट इज, ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। नहीं, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो उसकी पर मैंडमस लगेगा ही। सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो सवाल तो आपका यही सॉल्व हो गया। सेकेंड अगर इनकरेक्ट है तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड देखते हैं, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ क्यू वारंटो। तो ये क्यू वारंटो रिट से रिलेटेड है। तो क्यू वारंटो बेसिकली ये होता है कि अंडर व्हाट अथॉरिटी, जैसे अगर किसी ने इलीगली कोई ऑफिस ऑक्यूपाई किया हुआ है तो कोई भी आदमी कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और कोर्ट उसको जो पर्सन जिस चीज़ के लिए मतलब ये बोल रहा है कि लेट से कि अगर कोई पर्सन ने किसी इलीगल, लेट से कोई ऑफिस है गवर्नमेंट सर्विस, किसी पर्सन ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो कोई दूसरा पर्सन कोर्ट जाके बोलता है कि आप उसको बोलो कि किस अथॉरिटी के के कारण वो वहाँ पर बैठा हुआ है। तो इस केस में कोर्ट क्यू वारंटो जो रिट है वो मतलब इशू कर सकती है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल नेचर का है जो पोस्ट, उसके अगेंस्ट इशू नहीं कर सकती है। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन द अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस स्टेट मस्ट गिव कंपनसेशन इफ इट एक्वायर्स प्रॉपर्टी। तो इस क्विज में राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड दो क्वेश्चन है,
उसको हम लोग एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे। पहले क्या करते हैं कि थोड़ा राइट टू प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो पहले फंडामेंटल राइट था 19(1)(f) के अंदर, लेकिन 44th अमेंडमेंट जो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का 1978 में, उसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और आर्टिकल 300A ऐड किया गया और उसके अंदर राइट टू प्रॉपर्टी को डाला गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बट फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। नेक्स्ट इज नो गारंटीड राइट टू कंपनसेशन इन केस ऑफ एक्विजिशन और रिक्विजिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय द स्टेट। मतलब ऐसा है कि अगर स्टेट अगर कोई प्रॉपर्टी लेती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर लेती है, तो गारंटी मतलब स्टेट के पास ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो कंपनसेट करे ही करे, ठीक है। ये थोड़ा मतलब थोड़ा अजीब है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि मतलब गारंटी नहीं है कि स्टेट कंपनसेट करेगी ही करेगी, ठीक है। लेकिन दो केस हैं जिसमें स्टेट को कंपनसेट करना ही पड़ेगा। फर्स्ट, व्हेन द स्टेट एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सेकेंड, when the state acquires the land held by a person under his personal cultivation and the land is within the statutory ceiling limit, ठीक है। अब सीलिंग लिमिट क्या होता है? बेसिकली जब लैंड रिफॉर्म्स चल रहा था तो बहुत सारे रिफॉर्म्स आए, तो उसमें हुआ कि नहीं, एक आदमी को हम मैक्सिमम इतना ही लैंड होल्ड करने देंगे, और वो स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा था, ठीक है। तो उसी को हम लोग सीलिंग बोलते हैं कि मैक्सिमम आप कितना लैंड होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो सर्कमस्टांसेस हैं जिसके अंदर स्टेट को कंपनसेट करना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। व्हेन द स्टेट एक्वायर्स द प्रॉपर्टी फ्रॉम माइनॉरिटी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, नहीं, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकंड, व्हेन द स्टेट एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन दैट फॉल्स अंडर बीपीएल, नहीं, बीपीएल का तो कोई प्रोविजन ही नहीं है। व्हेन द स्टेट एक्वायर्स द लैंड हेल्ड बाय अ पर्सन अंडर हिज पर्सनल कल्टिवेशन एंड द लैंड इज विद इन द स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, बाकी सारे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट में बेसिक डिफरेंस क्या है। द राइट्स मेंशन्ड अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज आर फंडामेंटल राइट्स एंड आउटसाइड द पार्ट 3 ऑल द राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वैसे राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखे हुए हैं लेकिन फंडामेंटल राइट्स में नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल राइट टू प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर अ चाइल्ड एज्ड बिटवीन 6 to 18, इसको देखते हैं। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, ये तो आपका राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, तो ये तो थर्ड तो करेक्ट ही है। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि बाहर कौन कौन से राइट हैं फंडामेंटल राइट्स के अलावे। तो 3 है। फर्स्ट इज नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। सेकंड, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, ये राइट टू प्रॉपर्टी है। थर्ड, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। तो इस हिसाब से क्या है कि 1 और 3 तो करेक्ट है, 2 का देखना है। 2 तो राइट है ही नहीं। एक आर्टिकल जो 21A है राइट टू एजुकेशन, वो 6 to 14 ईयर्स के लिए ही है और वो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। तो 1 and 3 आर इनकरेक्ट। अब ये ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल राइट कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कैन नॉट बी अ फंडामेंटल राइट। ये आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी द एग्रीड पर्सन कैनॉट डायरेक्टली मूव द सुप्रीम कोर्ट। ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली मूव कर सकते हैं, मतलब आपको हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड, देयर इज नो गारंटीड राइट टू कंपनसेशन इन केस ऑफ एक्विजिशन और रिक्विजिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय द स्टेट, ये हमने अभी डिस्कस किया है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement about Article 33. First statement, only Parliament has the power to make law under this article. Second, laws made under this article cannot be challenged in any court on the ground of contravention of any of the fundamental
राइट्स। ठीक है, आर्टिकल 33 किस चीज़ से डील करता है? तो आर्टिकल 33 जो है ये बोलता है कि इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, पारामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालॉगस फोर्सेस। बेसिकली जो भी मिलिट्री है, जो भी इंडिया के इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए जो भी फोर्स है, वो पार्लियामेंट ऐसा लॉ बना सकती है कि उनके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स नहीं रहे। फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, राइट्स टू फॉर्म एसोसिएशन अंडर आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो मिलिट्री है वो अपना एक एसोसिएशन नहीं बना सकती है। साथ ही साथ उनके ऊपर बहुत सारा जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उस पर भी बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस है। क्यों? क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और साथ ही साथ जो पावर है लॉ बनाने का सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बना सकती है। सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, तो स्टेटमेंट सी यहाँ पर करेक्ट होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। होप आप लोगों को ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।